बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशामक परीक्षा तिथि 3/9/2023। पहला क्वेश्चन है, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से बिंदेश्वर पाठक को जाना जाता है। इनका जन्म बिहार के वैशाली जिले में 1943 में हुआ था। इन्होंने भारत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन हेतु 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की। इन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 15 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में हुई। क्वेश्चन नंबर 2, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। मिशन इंद्रधनुष में बच्चों को 7 टीके यथा डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, खसरा, टीबी तथा हेपेटाइटिस बी लगाने का प्रावधान है। ये सारे रोग जो है विषाणु जनित रोग हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस UNEP की पहल है, जिसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में लिया गया था। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्वीडन राजधानी स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर हुई कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप 5 जून 1972 को हुआ। UNEP का मुख्यालय नैरोबी, जिसकी राजधानी केन्या में है। एमिशन गैप रिपोर्ट तथा वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट UNEP जारी करता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरियो में स्थापित किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालीन समस्याओं का समाधान खोजने के उद्देश्य से पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालीन समस्याओं का समाधान खोजने के उद्देश्य से पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सतत विकास हेतु वैश्विक कार्य योजना एजेंडा 21 को अपनाया गया था। रियो+10 जोहान्सबर्ग सम्मेलन वर्ष 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से भी जाना जाता है। रियो+20 सम्मेलन वर्ष 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी पेज की स्थापना की गई। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान कार्बन उत्सर्जन में कटौती से संबंधित है। 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन ए USA, कनाडा और मेक्सिको में। 2026 में फीफा विश्व कप USA, कनाडा, मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम, जिसे हम प्रमस्तिष्क कहते हैं। मानव मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्च मस्तिष्क। पहला अग्र मस्तिष्क के 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्रमस्तिष्क सेरिब्रम। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, घृणा, प्रेम, भय के अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय प्रमस्तिष्क द्वारा होता है। यह मस्तिष्क के अन्य भागों के कार्यों पर भी नियंत्रण रखता है।
दूसरा है डायंसेफ्लॉन, यह अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। यह अधिक या कम ताप के आभास तथा दर्द व रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। दूसरा मध्य मस्तिष्क, यह दो भागों में बटा होता है। पहला कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, यह दृष्टि एवं श्रवण सुनने की शक्ति पर नियंत्रण का कार्य करता है। दूसरा है सेरिब्रल पेंडिकल, यह तंतुओं का बंडल होता है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तथा मेरुरज्जु से जोड़ता है। मेरुरज्जु यानी कि बोन मैरो, बोन मैरो नहीं, पीछे की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम मेरुरज्जु कहते हैं। मेडुला ऑब्लांगाटा का पिछला भाग मेरुरज्जु बनाता है। मेरुरज्जु का अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है। मेरुरज्जु के चारों ओर भी ड्यूरोमेटर, ओक्नॉइड और पाइमेटर का बना आवरण होता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती है तथा मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है, जिन्हें क्रमशः कपाली तंत्रिकाएं एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं एवं 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सर्वप्रथम लैंगली महोदय ने दिया था। स्वायत्त तंत्रिका के दो भाग हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र की क्रियाएं हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ये दोनों ही हमेशा क्रियाशील रहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का आकार होता है। तो मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा का 15% होता है। मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा का 15% होता है। यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन 2003 में किया गया। इनमें यह कहा गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। दिल्ली विधानसभा में 10% है। DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एक चालक रहित विमान है। DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य एक चालक रहित विमान है। लक्ष्य गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित एक लागत प्रभावी पुनः उपयोग करने योग्य उच्च सबसोनिक हवाई प्रणाली है। इसे DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE द्वारा विकसित तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा बनाया गया है। यह 1.5 किलोमीटर की लंबाई के 2 लक्ष्य को भेद सकता है। इसे भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना तथा भारतीय थल सेना में क्रमशः 2001, 2001 तथा 2003 में शामिल किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का गठन 1958 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO के अध्यक्ष समीर V कामत हैं। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सी है? तो कांवर झील है। ऑक्सबो झील यानी कि गोखुर झील। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील या गोखुर झील कांवर झील है। कांवर झील को एशिया की सबसे बड़े ताजे पानी का गोखुर झील के रूप में माना जाता है। यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। कांवर झील बिहार की पहली और देश की 39वीं रामसर साइट्स है। गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार में है और कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में है। लेक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो लेक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत से अनुप्रयोग हैं।
यह जलयानों, पनडुब्बियों की डिजाइन बनाने में काम आता है। दुग्धमापी या लैक्टोमीटर जो दूध की किसी नमूने की शुद्धता को जांच करने के लिए हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। रक्षा पेटी या लाइफ बेल्ट पनडुब्बी भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन है पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और असम। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं तथा विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? तो बूढ़ी गंडक जो है गंगा की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया जिलों में बहते हुए अंत में मुंगेर जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं मसान, बालोर, तिऊर, धनोती आदि। गंगा के प्रमुख सहायक नदियां हैं उत्तर में यानी कि बाएं किनारे में है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा आदि। दक्षिण दिशा या दाएं किनारे में है टोंस, यमुना, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, किऊल आदि। 13 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात यह उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुरा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी की लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। यह जबलपुर के पास भेड़ा घाट को संगमरमर शैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है और सांग नर्मदा में दाएं तट से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनाती है तथा बंजर, शेर आदि इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। तवा, बंजर, शेर आदि इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली? तो ये मिली इलाहाबाद की संधि के द्वारा। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि द्वारा प्राप्त हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के मध्य संपन्न हुआ। इस संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र को लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुआ। 15 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य निकाय के रूप में कार्य करता था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया।
हालांकि 1990 में उपरोक्त दोनों निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया और स्थिति पहले की तरह हो गई। एक बार फिर अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। इसके बाद से अब तक आयोग बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं तथा उनके वेतन, भत्ते व दूसरे लाभ भी एक समान होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच विचार में मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तक होता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक रहे। वे सुकुमार सेन थे। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त V.S. रामा देवी थीं, जो 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक रहीं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, जो 25वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? इसका आंसर है, राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाती है। दिया है, राज्य सूची के विषय पर संसद कानून तब बनाती है जब राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। संविधान में राज्यसभा को 4 विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। यह संसद को राज्य सूची अनुच्छेद 249 के विषय पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। यह संसद को नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है। अनुच्छेद 312 के तहत केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। अनुच्छेद 67 में दिया है, यदि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा ऐसे समय में की जाती है जब लोकसभा भंग की जा चुकी है अथवा लोकसभा का विघटन हो गया हो, तब आपातकाल की घोषणा अकेले राज्यसभा के अनुमोदन पर भी प्रभावी होगी। यह बात अनुच्छेद 352, 356 तथा 360 पर लागू होती है। संविधान में लोकसभा को निम्नलिखित विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं जो राज्यसभा के पास नहीं है। पहला, धन विधेयक अनुच्छेद 110 को 10 में है, जो कि प्रथम बार सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती। उसे इस विधेयक को सिफारिश या बिना सिफारिश के 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य होता है। राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, इसके अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं करती। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा ही पारित करती है। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती, क्योंकि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना होता है? भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच विस्तृत है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 32 से 14 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार जो है 2933 किलोमीटर है। भारत के तट रेखा की कुल लंबाई द्वीपों सहित
7516 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल लद्दाख में, और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती गुजरात, और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु अरुणाचल प्रदेश। पराबैंगनी किरणों में रक्षा करने वाली परत है स्ट्रेटोस्फियर, जिसे हम हिंदी में समताप मंडल कहते हैं। स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत है। वायुमंडल की संरचना तापीय विशेषता के आधार पर वर्गीकरण है। पहला है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। वायुमंडल की सबसे निचली परत को संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल अथवा क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। यह ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त के 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं यथा वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, कोहरा, बादल, तड़ी झंझावात, चक्रवात आदि घटित होते रहते हैं। इसमें प्रति 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता जाता है। क्षोभ मंडल समताप मंडल से ट्रोपोपोज द्वारा अलग होता है। समताप मंडल मध्य मंडल से स्ट्रेटोपोज द्वारा अलग होता है। मध्य मंडल आयन मंडल से मेसोपोज द्वारा अलग होता है। उसके बाद से बहिर्मंडल समग्र विश्व में समग्र अंतरिक्ष में छाया हुआ है। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर धरातल से इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर है। इस मंडल में किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं या परिघटनाएं घटित नहीं होती हैं। इन्हीं दशाओं के कारण वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल की निचली सीमा आदर्श मानी जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है जो 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। इस ओजोन परत द्वारा सौरिक पराबैंगनी विकिरण तरंगों का अवशोषण होता है। समताप मंडल मध्य मंडल से स्ट्रेटोपोज द्वारा अलग होता है। मध्य मंडल का विस्तार सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य है। मध्य मंडल आयन मंडल से मेसोपोज द्वारा अलग होता है। आयन मंडल या आयोनोस्फीयर आयन मंडल का विस्तार 80 से 400 किलोमीटर के मध्य है। कुछ स्रोतों में इसका विस्तार 640 किलोमीटर तक माना जाता है। आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर यह मंडल वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर है। यह आयन मंडल के ऊपर से शुरू होकर दूर अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। नोट है, अरोरा ऑरियोलिस तथा अरोरा बोरियोलिस जैसी परिघटनाएं आयन मंडल में घटित होती हैं, जो एक प्रकार की सौरिक तूफान या निष्कासित इलेक्ट्रॉन तरंग है। 9 नंबर क्वेश्चन है, सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? सीता माता की जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। सीता माता की जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सभी महीनों के नाम चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्र या भोजपुरी में या बिहारी लैंग्वेज में इसे हम भादो भी कहते हैं, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष या अगहन या पौष, माघ और फागुन। चैत्र माह से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। 20 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा पक्षाप बादल। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल पक्षाप बादल कहलाता है। बादलों का वर्गीकरण, औसत ऊंचाई के आधार पर बादलों को 3 मुख्य वर्गों तथा 10 उपवर्गों में बांटा जाता है। पहला, उच्च बादल, ऊंचाई है 6000 से 20000 मीटर। पक्षाप बादल, यह आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर सफ़ेद रेशम की भांति कोमल व बिखरे बादल होते हैं। यह हिमकणों से बने होते हैं, इसलिए इनसे वर्षा नहीं होती है।
चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यही मेघ दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ये मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। पक्षाभिस्तरी बादल, यह बृहद क्षेत्र में दूधिया चादर की भांति फैले रहते हैं। इनके आगमन पर सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल हैलो बन जाता है। चक्रवात के आगमन के क्रम में पक्षाप मेघों के तत्काल बाद यही बादल दिखाई पड़ते हैं। पक्षाप कपासी बादल, ये सफ़ेद रंग के छोटे छोटे गोलों की भांति दिखाई पड़ते हैं तथा प्रायः समूह में यह लहरनुमा रूप में दिखाई देते हैं। दूसरा है मध्य बादल, ऊंचाई है 2500 से 6000 मीटर के बीच। इसमें आता है उच्च स्तरीय बादल, ये भूरे अथवा नीले रंग के लगातार चादर की भांति फैले छोटे स्तरों वाले बादल होते हैं। इनके छाए रहने से सूर्य का प्रकाश धुंधला व अस्पष्ट दिखाई देता है। इनसे विस्तृत क्षेत्रों पर लगातार वर्षा होती है। पांचवा उच्च कपासी बादल, ये सफ़ेद एवं भूरे रंग के पतले गोलाकार धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। संपूर्ण आकाश में ये महीन चादर के रूप में बिखरे होते हैं। तीसरा निम्न बादल है, ऊंचाई 2500 मीटर तक। इसमें आता है स्तरीय बादल, ये धरातल के निकट कोहरे के समान बादल है। इनमें कई परतें पाई जाती हैं। सामान्यतः यह आकाश में पूरी तरह छाए रहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से प्रायः इनका निर्माण होता है। 7 नंबर है स्तरीय कपासी बादल। स्तरीय कपासी बादल, ये हल्के भूरे या सफ़ेद रंग के गोलाकार धब्बों के रूप में मिलते हैं तथा ये जाड़े के मौसम में प्रायः संपूर्ण आसमान को ढक लेते हैं। ये सामान्यतः साफ मौसम के सूचक होते हैं। 8 नंबर है कपासी बादल, इनका आकार गुंबदाकार व फूल गोभी की भांति होती है। इसका आधार क्षेत्र समतल पाया जाता है। यह प्रायः साफ मौसम की सूचना देते हैं। 9 नंबर है कपासी वर्षा बादल, ये अत्यधिक गहरे काले एवं सघन बादल हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर विशाल मीनार की भांति उठे रहते हैं। इन बादलों से भारी वर्षा, ओला, त्वरित झंझावात आदि उत्पन्न होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में शीत वताग्रों के सहारे मुख्यतः इन्हीं बादलों से वर्षा होती है। 10 नंबर है वर्षा स्तरीय बादल, ये धरातल से कम ऊंचाई पर स्थित घने काले व विस्तृत बादल हैं। ये बादल वायुमंडल में आर्द्रता को बढ़ा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शीघ्र वर्षा होने लगती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में उष्ण वाताग्रों के सहारे इन्हीं बादलों से वर्षा होती है। 21 नंबर क्वेश्चन है किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि नीला ग्रह नेपच्यून को भी कहते हैं और पृथ्वी को भी कहते हैं। तो नेपच्यून को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मीथेन गैस द्वारा लाल प्रकाश के अवशोषण के कारण वरुण को नीला ग्रह कहते हैं, और पृथ्वी को नीला ग्रह पानी की अधिकता के कारण कहते हैं, क्योंकि पानी की मात्रा अधिक है, जिसके कारण पृथ्वी नीला दिखाई देता है। नेपच्यून यह सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। इसका वायुमंडल अति घना है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया विद्यमान है। इसके प्रमुख उपग्रह ट्रिटोन व नेरीड हैं। शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा तथा पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहते हैं। मंगल या मार्स की सतह लाल फेरस ऑक्साइड की उपलब्धता के कारण है, जो होने के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। शनि को गैसों का गोला एवं गैलेक्सी समान ग्रह कहा जाता है। अरुण या यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह तथा हरा ग्रह कहा जाता है। किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था? तो न्यूटन ने किया था। गति के नियमों का प्रतिपादन आइजैक न्यूटन, भौतिक के पिता, जिन्हें फिजिक्स के पिता कहा जाता है, आइजैक न्यूटन ने 1684 में अपनी पुस्तक दी प्रिंसिपिया मैथमेटिक में
मैथमेटिक्स में गति के नियमों को प्रतिपादित किया। इन्होंने गति के 3 नियमों को प्रतिपादित किया जो निम्न हैं। प्रथम नियम, कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही हो तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। किसी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। उदाहरण, पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे फल टूटकर नीचे गिर पड़ते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर कांच टुकड़े टुकड़े हो जाता है। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, और चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये सारे जो है न्यूटन के प्रथम नियम यानी कि जड़त्व नियम के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय नियम है, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, F=ma। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। उदाहरण, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंदों को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम लगे। समान वर्ग में आती हुई क्रिकेट गेंद व टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है। गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बनी फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगता है। गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। तृतीय नियम है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु तथा तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। यह दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। इस नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण के रूप में, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, नाव के किनारे से जमीन पर कूदने पर नाव का पीछा हटना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, रॉकेट को आगे बढ़ाना, कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछा करना, नाव खेने के लिए बांस को पीछे खींचना, ये सब न्यूटन के तृतीय नियम के अंतर्गत आते हैं।